नमस्कार, आप देख रहे हैं 20 मिनट में 20 खबरें। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। और सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। शुक्रवार की स्याह रात को अलवर पुलिस ने जिस टैंकर को सीज किया, उस टैंकर से शातिर चोर केमिकल चोरी कर रहे थे। खास बात ये भी है कि पुलिस ने केमिकल चोरी करते हुए 4 शातिर चोरों को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने एक खेत में करीब 10 फीट गहरा गड्ढा खोदकर एक टैंक बना रखा था। इसी टैंक में वो टैंकरों से केमिकल चोरी कर भर लेते थे और बाद में उसे औने पौने कीमतों पर बेच दिया करते थे। पुलिस को जब इस बात का सुराग मिला तो शुक्रवार की रात पुलिस ने जाल बिछाकर 4 लोगों को केमिकल चोरी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ये चारों जिस टैंकर से केमिकल चोरी कर रहे थे, वो टैंकर MIA से पंजाब के लिए कास्टिक सोडा लेकर जा रहा था। आज जरिए मुखबिर हमको सूचना मिली थी कि रामगढ़ थाना इलाके में कास्टिक सोडा और जो केमिकल होता है उसकी चोरी हो रही है। और जब हम मौके पर पहुँचे तो हमने देखा कि करीब 40,000 लीटर के एक टैंकर से, एक अंडरग्राउंड टैंकर जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर, साधु संतों की ये टोली प्रशासन की लापरवाही से नाराज होकर भरतपुर में SDM कार्यालय पहुंची है। इन साधु संतों का कहना है कि भरतपुर ब्रिज क्षेत्र में अवैध खनन की वजह से पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कई बार इसे रोकने के लिए प्रशासन से बात भी की, लेकिन बात नहीं बनी। लिहाजा इस क्षेत्र के साधु संत बिहारी शरण बाबा के नेतृत्व में CM के नाम ज्ञापन देने के लिए SDM कार्यालय पहुंचे। SDM साहब को ज्ञापन दिया हूं कि हमारे ब्रज जो है, ब्रजनगर तहसील तथा पहाड़ी भी हमारा ब्रज में है, जिसमें राजस्थान के कुछ अधिकारियों ने, अविवेक अधिकारियों ने पैसा खा करके लीज दे दिया है तथा क्रेशरें 6 लग चुकी हैं जो हमारे ब्रज के पर्वतों का विनाश कर रही हैं। भरतपुर कलेक्ट्रेट पर गुस्से में नारेबाजी कर रही ये महिलाएं मनरेगा मजदूर हैं। ये महिलाएं मनरेगा के तहत होने वाले काम में घपलेबाजी से नाराज हैं और अब जांच की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने आई हैं। सेवर पंचायत समिति की रामपुरा से आई इन महिला मजदूरों का कहना है कि रामपुरा पंचायत के मडौनी में सेक्रेटरी और विकास अधिकारी ने मिलीभगत कर बिना काम करवाए ही मास्टर रोल जारी कर दिया और फर्जी तरीके से पूरा पैसा हड़प लिया। जो काम हुआ ही नहीं, उस काम के लिए अधिकारियों ने मिलीभगत कर फर्जीवाड़ा कर लिया, जिसकी वजह से इन मजदूरों को काम नहीं मिल पाया। इसी वजह से ये लोग कलेक्ट्रेट में शिकायत करने आए हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे गांव की योजना के लिए खुदाई के लिए पैसा नहीं दिया गया है। 7 लाख रुपये उठा लिया गया है, उसमें कोई खुदाई भी नहीं हुई है, नहीं गौघाट बना है, नहीं 4 दीवार खड़ी हुई है, एक पात मट्टी भी नहीं उठी है। 7 लाख मंजूर हो गए और ले लिया, खा लिया उन्होंने, अधिकारियों ने मिलवा के खा लिया सबों ने। ये तस्वीरें भले ही मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की आलोट तहसील की हैं, लेकिन इन तस्वीरों में नजर आ रहे लोगों का गुस्सा झालावाड़ के उन्हेल थाना क्षेत्र के कंजर डेरे को लेकर फूटा है। दरअसल मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की आलोट तहसील के गांव के लोग कथित तौर पर राजस्थान के कंजरों की ओर से की जाने वाली चोरी, लूट की वारदातों और राजस्थान पुलिस की MP के 6 किसानों समेत 100 लोगों की किडनैपिंग का केस दर्ज करने से नाराज हैं और इसी नाराजगी की वजह से वो सड़क पर उतरे थे।
दरअसल 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के कलसिया गांव से करीब 100 लोग झालावाड़ आए और यहां की कंजर बस्ती पर धावा बोल दिया। इस दौरान गांव के पुरुष तो भाग गए, लेकिन महिलाएं और बच्चे रह गए। रतलाम से आए लोग गुस्से में 38 नाबालिग बच्चों और कुछ महिलाओं को जबरदस्ती अपने साथ ले गए। बाद में राजस्थान पुलिस के दबाव में उन्हें छोड़ भी दिया गया, लेकिन उनका गुस्सा अभी कम नहीं हुआ है। देखिए, आज हम सब लोग सामूहिक रूप से यहाँ पे आए हैं और ये जो समस्या है बहुत पुरानी समस्या है कंजरों की, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो सटा हुआ इलाका है। राजस्थान के कंजर मध्य प्रदेश में वारदात कर वापस राजस्थान की ओर लौट जाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने गृह नगर जोधपुर को एक और विश्वविद्यालय की सौगात दी है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले मनीराम बांगड़ इंजीनियरिंग कॉलेज को अब विश्वविद्यालय का दर्जा देने की कवायद शुरू हो गई है। सीएम अशोक गहलोत की एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज को अपग्रेड करने की घोषणा के बाद विशेषज्ञों ने इसका एक्ट बनाकर उसे सरकार को भेज दिया है। खास बात यह है कि इस एक्ट को देश के जाने माने साइंटिस्ट डॉक्टर कस्तूरी रंगन और AICTI के चेयरमैन प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे की गाइडलाइंस में तैयार किया गया है। प्रस्तावित एक्ट में काफी कोर्सेज लिखकर भेजे गए हैं। हालांकि अब तक फैकल्टी और संचालित होने वाले कोर्स पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। किसान आंदोलन के दौरान किसानों से संवाद करने के लिए इन दिनों प्रदेश के श्रम मंत्री टीकाराम जूली खुद ट्रैक्टर चलाकर किसानों के पास पहुंच रहे हैं। टीकाराम जूली का शुक्रवार को अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में किसानों के साथ जनसंवाद का कार्यक्रम था। इसी जनसंवाद कार्यक्रम के लिए टीकाराम जूली खुद ट्रैक्टर चलाते हुए भक्तपुरा, देहलावास, सिरावास, किशनपुर, परतपुर ढाणी, कोऑपरेटिव ढाणी और चांदौली तुलना पहुँचे थे। खास बात ये कि इस कदर श्रम मंत्री को ट्रैक्टर में आते देख लोगों ने उनका भरपूर स्वागत भी किया। मीणाबास और उसके बाद सीरावास के अंदर मेरे कार्यक्रम है, जो लगातार मैं किसानों को इस मामले में जागृत कर रहा हूँ। इस आंदोलन के अंदर उनकी जो कानून है इनके बारे में उनको जानकारी दे रहा हूँ और मैं स्वयं इस पूरे आंदोलन के अंदर तन मन धन से किसानों के कंधे से कंधा लगाकर उनके साथ खड़ा हूँ। मार्केट में मोदी पतंग की धूम, राहुल गहलोत भी दे रहे टक्कर। जी हाँ, मौसम पतंगों का है, उमंगों का है, आसमान में उड़ते रंगों का है, लेकिन इस बार पतंगबाजी का ये मौसम सियासी हो गया है। धूम है मोदी पतंग की और यहाँ भी मोदी को राहुल गांधी और अशोक गहलोत टक्कर दे रहे हैं। सचिन पायलट भी पतंगों के इस सियासी महाभारत में पीछे नहीं है। वसुंधरा राजे से लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास तक और तो और इस बार ओवैसी भी एंट्री कर चुके हैं। राजनेताओं की पतंगें बहुत ज़्यादा है मार्केट में, जैसे मोदी जी हुए और राहुल गांधी जी है, हमारे राजस्थान के हैं, सतीश पूनिया जी है, अशोक गहलोत जी है, प्रताप सिंह खाचरियावास जी है। इनकी पतंगें मार्केट में अभी बहुत ही देखने को मिल रही है। इधर बाजार भी खुश हैं कि चलो मकर संक्रांति उसके लिए त्योहार के साथ साथ रौनक भी लेकर आई है। यही वजह है कि अब घर घर में पतंगों को बनाया जा रहा है। वहीं दुकानदारों का मानना है कि पतंगों की कई वैरायटी इस वक्त बाजार में मौजूद हैं। चाहे वो बच्चों के कार्टून की पतंगे हों या फिर छोटी और सुंदर आकर्षित करने वाली चरखियां, सब पर अब ग्राहकों की नजर है। खुशी के इजहार की ये तस्वीरें देखने को मानो आंखें तरस गई थीं। छात्रों से गुलजार रहने वाले शहर में हर तरफ सन्नाटा था। हजारों परिवारों के चेहरों पर मायूसी थी, क्योंकि कोटा को चलायमान रखने वाली कोचिंग इंडस्ट्री के पहिए को ही कोरोना के साए ने जाम कर दिया था। अब सरकार ने जब गाइडलाइन के मुताबिक कोचिंग शुरू करने की घोषणा की है, तो मेहमान नवाजी करने के लिए मशहूर इस शहर ने एक बार फिर पलक पावड़े बिछाकर स्टूडेंट्स को यहाँ आने का न्योता भेज दिया है। पेरेंट्स को भय होना बिल्कुल वाजिब है, हर पेरेंट्स को होता है, लेकिन कोटा चूंकि अब आइसोलेशन के लिए बच्चों का रूम अलग अलग होता है, हमने हर एक हॉस्टल वाले से भी कहा है कि आप एक आइसोलेशन का एक फ्लोर खाली रखें। क्लासरूम की क्षमता 50% तक रहेगी। हॉस्टल्स में आइसोलेशन के लिए जगह खाली रखी जाएगी। हॉस्टल्स और पीजी में सुरक्षित माहौल देना जरूरी होगा। अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजेशन सिस्टम को अपनाना होगा। थानों ने 31 बेड का अस्पताल तैयार करवाया।
कोटा की कोचिंग छात्रों के लिए जितनी जरूरी है उतना ही यहाँ के लोगों के लिए भी मायने रखती है। यहाँ की एक बड़ी आबादी रोजी रोटी के लिए छात्रों पर निर्भर रहती है। अपार जनसमूह के साथ निकली शव यात्रा हैरानी का सबब नहीं रही, क्योंकि ये वो देश है जहां मृत्यु भी उत्सव है। अनंत की यात्रा का आरंभ है, लेकिन अगर कोई शव यात्रा शमशान घाट की बजाय मेडिकल कॉलेज पहुंच जाए तो चौंकना लाजमी हो जाता है। शुक्रवार को बीकानेर में ऐसा ही हुआ। दरअसल पेशे से शिक्षक बाल किशन व्यास पहले ही देहदान का संकल्प कर चुके थे, लिहाजा अपने निधन से पहले उन्होंने परिजनों को देहदान की बात बताई। गुरुवार को उनके निधन के बाद उनके घर वालों ने सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज से संपर्क साधा और शुक्रवार को उनका पार्थिव शरीर मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया। 2 साल पहले मेरे बच्चे का MBBS में सिलेक्शन हुआ है। जिस दिन ये सिलेक्शन हुआ उस दिन फादर मेरे रिटायर्ड टीचर है, उन्होंने सबसे पहला प्रण ये किया कि अब तो हमारी बॉडी भी वहीं जाएगी ताकि और डॉक्टर्स भी तैयार हो हमारे पास। एक शोध के मुताबिक ब्रेन डेड व्यक्ति के दिल, फेफड़े समेत कुल 25 ऑर्गन से किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद हो सकती है, जबकि देहदान से चिकित्सा विज्ञान का विकास होता है, जिससे पूरी मानव जाति लाभान्वित होती है। लेकिन अफसोस, देहदान के मामले में देश का रिकॉर्ड सबसे बुरा है। तो चलिए 20 मिनट में 20 खबरों में आपको दिखाते हैं अब दूसरे प्रदेश की खबरें। महाराष्ट्र के भंडारा में एक सरकारी अस्पताल में बच्चों के वार्ड में शुक्रवार रात लगी आग की वजह से 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। जिन बच्चों की मौत हुई है, बताया जा रहा है कि इन बच्चों की उम्र 1 दिन से लेकर 3 महीने तक थी। जानकारी के मुताबिक ICU वार्ड में कुल 17 बच्चे मौजूद थे। इनमें 10 को नहीं बचाया जा सका। ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने जब दरवाजा खोला तो कमरे में चारों तरफ धुआं भरा था। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। 7 बच्चे तो बाहर निकाल लिए गए, लेकिन 10 बच्चों की किस्मत दगा दे गई। इस हादसे को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश दिए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताते हुए कहा है, महाराष्ट्र के भंडारा में हृदय विदारक घटना हुई है। हमने कई बहुमूल्य जिंदगियों को खो दिया। उम्मीद है कि घायल जल्द से जल्द स्वस्थ होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों को हौसला बंधाया है। उन्होंने ट्वीट किया, महाराष्ट्र के भंडारा जिला अस्पताल में लगी आग दुर्घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अपने दर्द को शब्दों में नहीं लिख सकता। मेरे विचार और संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। भगवान उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति दे। भंडारा में हुए हादसे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर शोक जताया है। उन्होंने लिखा, महाराष्ट्र के भंडारा जिला अस्पताल में आग की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, मेरी संवेदनाएं उनके परिवार वालों के साथ हैं। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फिलहाल इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ने के साथ मुर्गे मुर्गियों के कारोबार पर भी इसका खासा असर पड़ा। गुजरात, दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में मुर्गे मुर्गियों की बिक्री भी कम हो गई, जबकि कुछ जगहों पर लोगों ने मुर्गे और मुर्गियां खरीदना ही बंद कर दिया। दिल्ली में अभी तक बर्ड फ्लू का कोई केस सामने नहीं आया है, लेकिन दूसरे राज्यों की खबरों ने दिल्ली वालों को भी डरा दिया। दिल्ली की जिस गाजीपुर मंडी में मुर्गे खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी, वहां खरीदारों की तादाद घटकर आधी रह गई। लोगों में जिस तरह का डर दिख रहा है, जाहिर है कि आने वाले दिनों में संकट थोड़ा गहरा सकता है। लोगों के इस डर का सबसे ज्यादा नुकसान पोल्ट्री फार्म वालों को उठाना पड़ा। गुजरात में जैसे ही बर्ड फ्लू ने दस्तक दी तो अहमदाबाद के सभी सरकारी पोल्ट्री फार्म पर मुर्गे मुर्गियों की बिक्री बंद कर दी गई। बर्ड्स और पोल्ट्री के एग्स है वो भी हमने टेम्पररी सेल के लिए अभी यहाँ से बंद कर दिया है। राजस्थान में कई परिंदे बड़े बर्ड फ्लू की चपेट में आ चुके हैं और इसका सीधा असर वहां चिकन के कारोबार पर पड़ा है। जयपुर में कुछ दिन पहले तक 100 रुपए गिरकर 60 रुपए किलो पर। कस्टमर का 40% भी कम हो गया इसके अंदर, मुर्गी के अंदर बहुत फर्क पड़ गया इस चीज के अंदर।
बर्ड फ्लू का असर केवल मुर्गियों की बिक्री पर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि डर के मारे कई लोगों ने अंडे खरीदने भी बंद कर दिए, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने लोगों को बर्ड फ्लू से दहशत में न आने की सलाह दी। उन्होंने ये दावा भी किया कि बर्ड फ्लू के पक्षियों से इंसानों में फैलने की बहुत कम संभावना है। कोई भी जो चिकन खाता है या एग खाता है, उबाल के खाते हैं। इस देश में रॉ मीट और रॉ एग वैसे भी नहीं खाया जाता, और उबालने या पकाने के बाद इसकी कोई संभावना इसके स्प्रेड होने की। जिस नंदीग्राम की लड़ाई से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची थी, उसी नंदीग्राम में बीजेपी ने ममता बनर्जी की घेरेबंदी की तैयारी कर ली। नंदीग्राम में बीजेपी ने एक बड़ी रैली, जिसमें साफ हो गया कि अगले कई दिन तक बंगाल की राजनीति का केंद्र नंदीग्राम ही रहेगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने 18 जनवरी को नंदीग्राम में रैली करने का ऐलान कर दिया, जिसके जवाब में बीजेपी ने 19 जनवरी को एक और रैली करने की घोषणा कर दी। 18 को तृणमूल कांग्रेस की रैली है मेखाली में, हम लोग 19 को उसका काउंटर रैली करेगा। नंदीग्राम में हुई रैली में उमड़ी भीड़ से बीजेपी नेताओं के चेहरे खिल उठे। शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि उनकी उम्मीद से दुगने लोग सभा में पहुंचे। के हिसाब से 80,000 का अरेंजमेंट था, लेकिन आपका सामने ही आप देख लिया, ये 1.5 लाख से भी ज्यादा आदमी का इधर असेंबली हुआ। रैली में शुवेंदु अधिकारी के अलावा मुकुल रॉय, दिलीप घोष और कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे, और सभी नेताओं के निशाने पर ममता बनर्जी रही। ममता के नंदीग्राम के आंदोलन का जिक्र भी रैली में कई बार हुआ। उस आंदोलन में ममता बनर्जी के साथी रहे शुवेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय भी अब बीजेपी के साथ, जिसे भुनाने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही। कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने मुकुल रॉय और शुवेंदु अधिकारी को धोखा दिया। ममता जी को नेता बनाने वाले इस भूमि पर ये 2 चाणक्य बैठे हैं, मुकुलदा और शुवेंदुदा। इनको धोखा किसने दिया? ममता को घेरने के लिए बीजेपी ने नंदीग्राम के आंदोलन की भी याद दिलाई। आंदोलन के वक्त ममता ने गोली चलाने वाले पुलिस अधिकारियों को सरकार बनने पर जेल भेजने का वादा किया था। ममता जी ने शपथ ली थी, कहा था कि वे सब अधिकारी जिन्होंने गोली चलाई थी उनको मैं जेल भेजूंगी। क्या एक को भी जेल भेजा क्या? मुंबई के शांतिनगर इलाके से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें जेवरों की एक दुकान में 4 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूटपाट की। बताया गया कि ये लोग वहां से लाखों का सामान लूटकर फरार हो गए, जो कि सामने आई तस्वीरों में साफ दिखा। चारों बदमाश ग्राहकों की तरह दुकानों में घुसे, लेकिन अंदर घुसकर उन्होंने वहां मौजूद लोगों को डराने के लिए बंदूक निकाल ली और उसी के दम पर सोने की चूड़ियां, चेन, कानों की बालियां समेत कई जेवर लूट लिए। इसके लिए वो पूरी तैयारी से वहां पहुंचे। उनके पास 2 बैग थे, जिनमें उन्होंने एक एक कर जेवरों को भरा। कभी खुद ही वहां रखे जेवरों को उठाते दिखे, तो कभी वहां मौजूद कर्मचारी से काउंटर के अंदर रखे जेवरों को बाहर निकलवाया और अपने बस्तों में भरवाया। जब उनमें भी जगह नहीं बची, तो इन बदमाशों ने अपनी जेबों में भी जेवरों को ठूस ठूस कर भरा और वहां से भाग निकले। 26 जनवरी से पहले दिल्ली में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया। मध्य प्रदेश से लाए गए इन हथियारों को दिल्ली एनसीआर के बदमाशों तक पहुंचाने की तैयारी थी, जिसकी खुफिया जानकारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को पहले से ही मिल गई और फिर पुलिस ने उन हथियारों के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। उसकी गाड़ी से 35 पिस्तौल बरामद की गई। उन्हें बड़ी चालाकी से गाड़ी के दरवाजों और सीट के नीचे छिपाया गया था। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक डॉल्फिन की हत्या का वीडियो वायरल होने के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। डॉल्फिन की हत्या का यह वीडियो कई दिन पुराना है, जिसके वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। सामने आए वीडियो में कुछ लोग नदी से बहकर आई डॉल्फिन पर डंडों और कुल्हाड़ियों से हमला करते दिखे। इंसानियत भूल चुके इन लोगों ने जल्द ही डॉल्फिन को मौत के घाट उतार दिया। पर फालतू मार दो यार। यही नहीं, इसकी मौत का तमाशा भी बनाया गया। घटना के कई दिन बीतने के बाद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन जब ये वीडियो वायरल होने लगा तब पुलिस भी हरकत में आई और वीडियो में दिख रहे 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मारने वाले हैं उनकी पहचान करके उसमें से 3 लोग गिरफ्तारी कर ली है। गंगा में पाई जाने वाली ये डॉल्फिन भटककर नहर के रास्ते वहां पहुंच गई थी, लेकिन वन विभाग को बताने के बजाय गांव वालों ने उसे जाल लगाकर पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया।
जहां एक सब इंस्पेक्टर ने अपने साथी पुलिस वाले को सबके सामने थप्पड़ मार दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया कि उस दौरान उसने खूब शराब पी रखी और नशे में धुत होकर उसने दूसरे पुलिस वाले को चांटा जड़ दी। वायरल वीडियो में वो सबके सामने और कई सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में यह हरकत करता नजर आया। ये देख कुछ पल के लिए सब हैरान रह गए, जिसके बाद दूसरे पुलिस वालों ने उसे गाड़ी में ठूसा और वहां से ले गए। भैया ढंग से ले जाओ मैंने। लेकिन उससे पहले उसने वहां जमकर उत्पात मचाया। ये पूरी घटना डीएम के दफ्तर में हुई, जहां उसकी किसी बात पर किसी से कहासुनी हो गई। इसके बाद उसने वहां के कर्मचारियों से बदसलूकी शुरू कर दी और फिर परिसर के फर्श पर जाकर लेट गए। कहासुनी करने लगे, गाली गलौज करने लगे, उनके द्वारा एसएसआई साहब को भी थप्पड़ मार दिया गया। इतना ही नहीं, उसने वहां तोड़फोड़ भी की। सामने आई तस्वीरों में कुछ तस्वीरों में वहां रखी फाइलें, कंप्यूटर और सारा सामान तहस नहस नजर आया। गुजरात के अहमदाबाद से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक बेकाबू बस खंबे से टकरा गई। हादसा तब हुआ जब उस बस का टायर अचानक फट गया, जिसकी वजह से वो बेकाबू हो गई और सड़क से फिसलकर एक खंबे से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उस बस का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। इस दौरान उसके पीछे भी कुछ गाड़ियां थीं, जिन्होंने तुरंत ब्रेक लगाकर खुद को टक्कर से बचा लिया। बस में ड्राइवर समेत 4 लोग बैठे थे, जिनमें 2 लोग हादसे में घायल हो गए। उन्हें आसपास के लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। थोड़ी देर में वहां पुलिस भी पहुंच गई। तो 20 मिनट में 20 खबरों में अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें। अमेरिका से जंग जैसे हालात के बीच ईरान उसे धमकाने और उकसाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। इस बार उसने जमीन के अंदर मौजूद मिसाइलों के जखीरे का प्रदर्शन कर सबको चौंका दिया। इसी हफ्ते उसने दुनिया को अपने ड्रोन्स की ताकत दिखाई, जबकि इससे पहले वो परमाणु बम बनाने की धमकी भी दे चुका। लेकिन हफ्ते भर के अंदर ही वहां से एक नई तस्वीर भी सामने आ गई। इस वीडियो में जमीन के अंदर मौजूद एक खुफिया ठिकाने में सैकड़ों मिसाइलें नजर आई। ऐसा लगा जैसे ईरान ने सुरंग में ही पूरी बस्ती बसा रखी हो। इस सुरंग में ट्रकों की लंबी कतार नजर आई। इन ट्रकों में भी मिसाइलें रखी हुई। दावा किया गया कि यह खुफिया ठिकाना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बेहद करीब है और यहां से कभी भी समंदर में मौजूद दुश्मन पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी जा सकती हैं। यानी समंदर का सबसे अहम रास्ता ईरान की सीधी जद में है। जमीन के भीतर होने की वजह से दुश्मन को मिसाइल लॉन्च होने का पता भी नहीं चलेगा। यही नहीं, उसके लिए पलटवार भी मुश्किल साबित होगा। बताया गया कि ईरान ने 1-2 नहीं, ऐसे कई ठिकाने बना रखे हैं जहां से वो दुश्मन पर तबाही बरसा सकता है। ईरान के ये तेवर देख सुपर पावर अमेरिका और इलाके में उसके दूसरे साथी टेंशन में हैं और उन्हें जंग का खतरा सता रहा है। एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ने वाले चीन और अमेरिका में इस बार इस बात पर ठन गई कि परमाणु हथियारों का जखीरा जुटाने में कौन पागल हुआ बैठा। अमेरिका ने इस मामले में चीन को गैर जिम्मेदार बताया तो चीन गुस्से में फट पड़ा। पलटवार में उसने अमेरिका को 1 नंबर का झूठा और भ्रम का शिकार बता दिया। इतना ही नहीं, चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया और दावा किया कि अमेरिका खुद परमाणु हथियारों पर लाखों करोड़ों डॉलर खर्च करता है और चीन को ज्ञान बांटता फिरता है। दरअसल कुछ दिन पहले अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक मैगजीन में एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने चीन पर कई संगीन आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि चीन में परमाणु हथियारों का विशाल भंडार जमा करने की होड़ मची। इतना ही, जालिम मौसम ने उसकी हेकड़ी निकाल कर रख दी। चीन के कई प्रांतों में भारी बर्फबारी और खून जमा देने वाली ठंड ने लोगों को पंगु बनाकर रख दिया। वहां के इनर मंगोलिया प्रांत के एक शहर में तो तापमान -46 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जबकि 0 डिग्री सेल्सियस पर तो पानी ही जम जाता है, लेकिन पारा उससे भी कई डिग्री नीचे तक लुढ़क गया। नतीजा, कोरोना के बाद ठंड ने चीन में लॉकडाउन लगा दिया। वहां के उत्तर पूर्वी छोर पर हेलोंगजियांग प्रांत में भी ठंड ने ऐसी बेरहमी की कि शहर घने कोहरे से ढके थे, बिल्कुल वीरान नजर आए। राजधानी बीजिंग तक में ठंड ने 51 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक दिन पहले वहां तापमान -19 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। इस वजह से एक झील जो शहर की खूबसूरती बढ़ाती थी, वो ही जमी हुई नजर आई।
आसमान से बरसती बर्फ जब तक जमीन पर गिर रही थी तब तक तो लोगों का मन मोहती रही, लेकिन जब उसने सड़क पर जमना शुरू किया तो गाड़ियों की शामत आ गई। खूबसूरत बर्फ ने खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया। तो बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए News 18 राजस्थान। नमस्कार।